चलो, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। चलो क्लास स्टार्ट करें। ओके, कहाँ तक पढ़ा हमने? वचन दिया। कौन सा वचन? अच्छा, हाँ, बस बस बस, ठीक है ठीक है। बेटों को कहानियों में पूरा याद है कि वचन दे दिया सर। हाँ, कहाँ तक पढ़ाया? छोरे ने लिख के भेज दिया, मर जाऊंगी, ट्रेन के नीचे आ जाऊंगी। हाँ, और बेटे ने ट्रेन का इमोजी भी बना के भेजा। ठीक है, चलो आवाज नहीं। चल दिया, फिर फिरोजा को स्टार्ट करता है। हाँ, तो सेना नायक नहीं हो फिर मजा नहीं आता है, समझ में आया ना? हाँ, चलो अब आवाज नहीं। सुनो और समझो अच्छे से। स्टूडेंट यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जब फिरोजा की जिद को देखा, फिरोजा के सच्चे प्रेम को देखा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, वचन देता हूं बेटा, तेरा विवाह होगा तो किसके साथ होगा? हाँ, वीरमदेव के साथ होगा। तो कहा जाता है, मुनोत नैन्सी कहता है, स्टूडेंट तो इतना दूर गया ही क्यों? क्या पी के आया? चाय? हाँ, थोड़ा भाई साइड में हो जा रहे। तो सुनो और समझो। तो स्टूडेंट क्या होता है क्या नहीं होता है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये पेन लेते हैं, इसको दूर नहीं रख सकते। हाँ, चलो। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि वीरमदेव फिरोजा के बारे में, और अलाउद्दीन खिलजी ने जब वचन दिया तो मुनोत नैन्सी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी पुत्री का रिश्ता लेकर स्वयं चलकर आया। कहाँ? बोलो। जालोर आया। वीरमदेव के पास क्यों आएगा? कानड़ देव के पास आएगा। तेरे घर पे कोई सगाई करने के लिए आएगा तो तेरे पास आएगा, तेरे पिताजी के पास आएगा? दुष्टी गई के। आवाज नहीं। अब इन कमीनों के लक्षण देखो। एक कमीना कह रहा है कि डायरेक्ट ले जाएंगे। डायरेक्ट ले जाएगा तो जेल के बाहर लिखा हुआ है, आन मिलो सजना। समझ गए ना? हाँ, तो सुनो और समझो क्या होता है क्या नहीं होता है। स्टूडेंट, बिल्कुल मुनोत नैन्सी कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी स्वयं चलकर जब जालोर आया तो किसके दरबार में उपस्थित हुआ? कानड़ देव के दरबार में उपस्थित हुआ। तो पहले एक बात याद करो कि जब कानड़ देव सोनगरा दिल्ली दरबार में थे तब अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी अच्छी बात की कि नहीं की? पर समय बदला। अब अलाउद्दीन किसके दरबार में खड़ा था? बोलो। कानड़ देव के दरबार में खड़ा था। तब कानड़ देव ने जो ही अलाउद्दीन को देखा तब कानड़ देव ने कहा, आ सुल्ताना, ऐसी कौन सी विकट स्थिति आप पड़ी कि वो सुल्तान जिसके सामने कोई क्षत्रिय खड़ा नहीं रह सकता, आज वो चलकर हमारे दरबार में आया है। कानड़ देव ने कहा, तूने कहा था कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई क्षत्रिय नहीं जो हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकता। ये देख, पूरा दरबार लगाकर बैठा हूं और तू मेरे सामने एक सेवक की तरह खड़ा है। किस तरह? सेवक की तरह। तो बिल्कुल अलाउद्दीन को अपने किए पर पछतावा हुआ। तो देखो, जब इन दोनों के बीच में ये संवाद हुआ तब यहां पर मैंने दो लाइनें बनाई है। कितनी?
दो लाइनें बनाई है। कानड़ देव ने क्या कहा इसी बात पर अलाउद्दीन को, का सुन सुल्तान ये तो समय का फेरा है। क्या कहा? सुन सुल्तान ये तो समय का फेरा है, कल दिन तेरा तो आज दिन मेरा है। ये बात किसने कही? कानड़ देव ने। कानड़ देव ने बाद में कहा, बताओ सुल्तान तुझे कैसे आना रहा? तब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, का कानड़ देव जो भी हुआ हम माफी मांगते हैं, माफी मांगते हैं। हम अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र वीरमदेव के साथ करना चाहते हैं। तो कानड़ देव सोनग्रा ने कहा कि हमारा पुत्र अभी राजधानी से बाहर गया हुआ है, तुझे इंतजार करना पड़ेगा। तो देखो दिल्ली के सुल्तान को इंतजार कराया किसने? कानड़ देव ने। बिल्कुल जब वीरमदेव आए तो वीरमदेव के समक्ष ये बात रखी गई तो वीरमदेव ने एक ही बात कही जो पहले कही थी, का क्षत्रिय धर्म का हो, कुल देवी आशापुरा माता है जो मुझे कभी भी अनुमति नहीं देती कि मैं एक गैर हिंदू महिला के साथ विवाह करूं। ये विवाह कभी भी नहीं हो सकता। अलाउद्दीन खिलजी खाली हाथ लौटा वापस कहाँ? दिल्ली। फिरोजा आई अपने पिता के पास और पिताजी को कहा, पिताजी वीरमदेव आया? तो कहा नहीं आया वो। तो फिरोजा ने कहा कि पिताजी मैं स्वयं जाऊंगी और मना कर लेकर आऊंगी किसको? वीरमदेव को। तो कहा जाता है, इतिहासकार कहता है कि मुणोत नैन्सी कहता है कि फिरोजा स्वयं चलकर आई थी कहाँ? जालोर। भव्य स्वागत किया कानड़ देव सोनग्रा ने किसका? फिरोजा का। फिरोजा मिली वीरमदेव से। वीरमदेव ने एक ही बात कही कि फिरोजा माना कि तेरा प्रेम सच्चा है, तू सच्ची है, पर मैं सच्चा क्षत्रिय हूं, अपनी कुल देवी के परे मैं नहीं जा सकता, विवाह कभी भी नहीं होगा। फिरोजा भी खाली हाथ रोती बिलखती दिल्ली पहुंची। तब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी रोती हुई पुत्री को देखा तो कहा, तैयार हो जाओ कानड़ देव और वीरमदेव। सैन्य दल लेकर रवाना हुआ कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तब याद रखिएगा स्टूडेंट, जब सैन्य दल लेकर रवाना हुआ अलाउद्दीन खिलजी तब फिरोजा ने कहा, पिताजी जाओ आप जालोर अभियान पर ध्यान रखना, वीरमदेव को मतलब जालोर अभियान सफल करना, वीरमदेव को पकड़ लेना, मारना मत, पकड़कर कहाँ लेकर आना? दिल्ली लेकर आना। तो स्टूडेंट साथ ही साथ फिरोजा ने एक बहुत तेज तराटेदार दिमाग की एक औरत भी थी, बिल्कुल उसको साथ में भेजा कि तू साथ जा और वीरमदेव को मना कर लेकर आना। तो बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी आया। स्टूडेंट पहले मुणोत नैन्सी का मत पूरा कर देता हूँ, फिर वास्तविक रूप से पढ़ेंगे कि अभियान कैसे हुआ। अलाउद्दीन खिलजी जैसे तैसे करके जालोर दुर्ग में प्रवेश हुआ। कानड़ देव सोनग्रा ने केसरिया धारण किया और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वीरमदेव सोनग्रा अंतिम क्षणों तक लड़ते रहे तुर्कों की सेना से और लड़ते लड़ते कुल देवी के मंदिर के सामने चले गए, आशापुरा माता के मंदिर के सामने चले गए। जब वहां गए स्टूडेंट तब तुर्क सैनिक चारों तरफ थे, लड़ रहे थे वीरमदेव। तब तुर्क सैनिकों ने कहा, वीरमदेव तलवार रोको और अब युद्ध विराम करो और चलो हमारे साथ कहाँ? दिल्ली, और फिरोजा से क्या करो? निकाह करो। तब कहा वीरमदेव सोनग्रा ने, हालांकि वीरमदेव सोनग्रा ने नहीं कहा, कवियों ने यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वीरमदेव ने कहा, मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान। क्या कहा? मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जद में परणी जो तुरकणी तो पश्चिम उगे बाण। ये कहकर अपनी ही कटार से आशापुरा माता मंदिर के सामने अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। इसका मतलब क्या होता है सुन लेना। मामा लाजे भाटिया
मतलब समझे, मेरा ननिहाल पक्ष जो है वो भाटियों में है। कुल लाजे चौहान, मैं कौन से कुल का हूं? तो मेरी रगों में दो बड़े क्षत्रियों का, जो वीरता के लिए जाने जाते हैं, उनका रक्त है। और एक क्षत्रिय होने के नाते मैं तुर्कनी से विवाह नहीं कर सकता। और तुर्कनी से विवाह तब ही हो सकता है जब सूरज पूर्व में नहीं उगकर पश्चिम में उगे। अब तुम बताओ, सूरज कभी पश्चिम में उगता है क्या? तभी तो लाइनें बनी, मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जद में परणी जो तुर्कनी तो पश्चिम उगे भाण। भाण का मतलब, इस बात को ध्यान रखना। अब स्टूडेंट, अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि विरमदेव ने अपनी ही कटार से, तलवार से, सिर धड़ से अलग कर दिया। वो साथ में दासी गई थी ना, उस दासी ने वो सिर लिया, किसका? विरमदेव का। और अलाउद्दीन खिलजी अपना आपा खो बैठा और आदेश जारी किया कि इस जालोर में एक भी सोनगरा जिंदा बचना नहीं चाहिए, सबको मौत के घाट उतार दो। उसके बाद स्टूडेंट, यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली आया, साथ में वो दासी की विरमदेव का क्या लेकर गई? सिर लेकर गई। अलाउद्दीन दरबार में पहुंचा, फिरोजा दौड़ी दौड़ी आई और आकर कहा, पिताजी विरमदेव को लेकर आए। अलाउद्दीन का चेहरा झुका हुआ था। तभी स्टूडेंट, वो दासी थाल लेकर आई, थाल में सिर था, किसका? विरमदेव का। कपड़ा हटाया तो विरमदेव का सिर था। विरमदेव के कटे हुए सिर को देखकर फिरोजा रोई। फिरोजा ने कहा कि विरमदेव, अगर तू मान जाता तो आज ये मुझे देखना नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, तूने जीते जी तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया, तू मरने के बाद भी तू मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले, मैं हिंदू धर्म के तहत तेरे साथ सती हो जाऊंगी। ये बात किसने कही? जब ये बात कही तो अलाउद्दीन खिलजी के होश उड़ गए। वो सिंहासन पर खड़ा हुआ, सभी देखते रह गए, सभी खड़े हो गए कि फिरोजा ने ये क्या कह दिया। फिरोजा ने कहा कि जब तक तुम जिंदा रहे तब तक तो तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया। विरमदेव, मेरा प्रेम सच्चा है, तुम अब भी मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो, हिंदू धर्म के तहत मैं तुम्हारे साथ सती हो जाऊंगी। स्टूडेंट, इसका मतलब समझना आप अच्छे से। तो ये बात जब कही तो अलाउद्दीन खिलजी देखता रह गया और कहा जाता है कि सिर जो था फिरोजा के सामने था, किसका? विरमदेव का। चेहरा जो था फिरोजा के सामने था। उस थाल के अंदर चेहरे ने मुंह घुमा लिया, मतलब समझे मरने के बाद भी विरमदेव ने फिरोजा को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। और जब यूं चेहरा फिरता हुआ देखा किसने? अलाउद्दीन और सभी ने, तो सबके होश उड़ गए। तब अलाउद्दीन ने ही कहा था कि विरमदेव, तू सच्चा क्षत्रिय है, जिसने कभी भी अपने कुल और अपनी कुल देवी और अपने स्वाभिमान को कलंकित होने नहीं दिया। युगों युगों तक तेरे इस बलिदान को याद किया जाएगा। स्टूडेंट, फिरोजा ने अपने पिता को कहा, पिताजी मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। वह फिरोजा वो विरमदेव का सिर लेकर गई और हिंदू रीति रिवाज के तहत फिरोजा ने विरमदेव के सिर का अंतिम संस्कार करवाया। और उसने बिल्कुल बात मानी किसकी? विरमदेव की, क्योंकि विरमदेव ने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया तो वो उसके साथ सती नहीं हुई। सिर का विधि विधान पूर्वक अंतिम संस्कार करा के फिरोजा ने कहा कि जब जीने का सहारा ही नहीं बचा तो अब मैं जीकर क्या करूंगी। यमुना नदी के अंदर कूदकर फिरोजा ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ये कारण बताया किसने? मोहनोत नैणसी ने, विरमदेव फिरोजा प्रेम प्रसंग। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो
याद रखिएगा, ये पूरी बात हुई, सिर्फ ये पूरी बात जो बताई एक विद्वान के अनुसार बताई, जो बता रहा है कौन, मुणौत नैणसी। अब अभियान कैसे किया, जालोर को फतेह कैसे किया वो सुन लो। 1305 जो चीजें याद रखनी वो अब आ रही है। बताओ सन था कौन सा? एक सेना नायक को भेजा, किसको? मुल्क मुल्तानी को। ओके, उसके बाद भेजा कमालुद्दीन गुर्ग को। बताओ किसको भेजा? ये कमालुद्दीन गुर्ग आया राजस्थान की तरफ और इसने पता किया तो इसे पता चला कि अगर जालोर को जीतना है तो मुझे जालोर दुर्ग की कुंजी कहे जाने वाले सिवाना को फतेह करना होगा। किसको? सिवाना को फतेह करने होगा। तो कमालुद्दीन गुर्ग बताओ पहले कहाँ आएगा? और इस समय सिवाना का राजा था शीतल देव चौहान। बोलो कौन था? अरे बोलो, शीतल देव चौहान था। अब सुनो, कमालुद्दीन गुर्ग आया, सिवाना की काफी लंबे समय तक कौन सी बंदी की, पर सफलता नहीं मिली। किसको? कमालुद्दीन गुर्ग को। तब इसने संदेश भेजा, जल्दी से बताओ कहाँ? तब दिल्ली से खुद आया विशाल सेना लेकर। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इसने भी दुर्ग की क्या की? तब सेना नायक था कौन से देव का? शीतल देव का सेना नायक था स्टूडेंट एक, जिसका नाम था बावला। क्या नाम था? अरे बोलो। हाँ, बावला था। कौन था? हाँ, बावला से संपर्क हुआ किसका? अलाउद्दीन का। अलाउद्दीन ने बावला को अपनी तरफ मिलाया और बावला को कहा कि बावला तो दुर्ग के दरवाजे खोल दे। तब बावला ने कहा इतनी भी भौड़ नहीं आती है जो मैं दुर्ग के दरवाजे खोल दूं, क्योंकि दुर्ग के दरवाजे खोल दिए तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ये बात कही किसने? बोलो, बावला ने। तो कहा ठीक है, दुर्ग के दरवाजे नहीं खोलता है तो एक काम कर, तू हमें दुर्ग के बारे में जानकारी दे। तो कहा पूछ, क्या जानना चाहता है? तो कहा बता, दुर्ग के अंदर रसद सामग्री कितनी है? तो कहा अलाउद्दीन तू घेराबंदी रख, 5 साल 10 साल 15 साल दुर्ग में रसद सामग्री की कमी आने वाली नहीं है। तो कहा सैनिक कितने है? कहा भरपूर है। तो कहा फिर मैं क्या करूं? तो कहा तू ही दुर्ग के बारे में बता, दुर्ग में है क्या क्या? तब वो बताने लगा कि भंडार फुल भरे हुए, सैनिक भी काफी है। तेरे पास सेना ज्यादा है पर शीतल देव के पास भी कम नहीं है। दुर्ग का दरवाजा कभी भी खुलने वाला नहीं है, क्योंकि दुर्ग के अंदर सभी चीजें हैं। पीने का पानी जो है उसका एक जलाशय है। क्या कहा? पीने के पानी का एक जलाशय। अलाउद्दीन ने कहा रुक, क्या बोला? वापस बोलना। कहा कि पीने का पानी का जलाशय कितना है? तो कहा अगर उस जलाशय में पानी खराब हो जाए तो पीने का कोई दूसरा स्रोत है पानी का? तो कहा नहीं है। अलाउद्दीन ने कहा मैंने दुर्ग जीत लिया। बावला ने कहा कैसे? बातों से। तो कहा रुक। अलाउद्दीन ने अपने सैनिक भेजे, कहा जाओ और गो रक्त और गो मांस लेकर आओ। तो स्टूडेंट सैनिक गए, गो रक्त और गो मांस लेकर आए, गायों का मांस लेकर आए। बावला को ला कर दिया और बावला को कहा कि इससे ले जाओ और उस जलाशय के अंदर मिला दो और जलाशय के आसपास फेंक दो। बावड़ा ने कहा कि अगर ये इतना सा मांस ले जाकर मैं अगर मिलाऊंगा और आसपास डालूंगा तो शक हो जाएगा किसको? शीतल देव को, कि किसी ने गद्दारी की है। तो कहा तो क्या करना? क्या एक काम करो, आप जिस जगह पर ये जलाशय है पानी का, उस जलाशय के कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर तुम्हारी सेना भेजो और उस पहाड़ी से सैनिकों को कहो कि तीर चलाओ
क्या चलाओ, और बाण के आगे क्या लगाओ, गोमांस। क्या लगाओ, ताकि वो तीर आएंगे तो गोमांस आकर किसके पास गिरेगा, जलाशय के आसपास, कोई मेरे ऊपर शक भी नहीं करेगा। ऐसा ही हुआ स्टूडेंट, भावड़ा गया, गोमांस मिला दिया। इधर अलाउद्दीन ने पहाड़ी, जो पहाड़ी थी दुर्ग के नज़दीक ही, उस पहाड़ी पर सेना भेजी और उन सैनिकों ने भी बाण के आगे मांस लगाकर तीरें चलाई। वो मांस आसपास आकर गिरा। 100 बातों की एक बात, सिवाना दुर्ग के अंदर जो जलाशय था पानी का पीने का, वो जलाशय और वो पानी क्या हो गया, अपवित्र। क्या हो गया, अपवित्र, अशुद्ध हो गया। और जब आप बताओ, जब दुर्ग में पीने का पानी जो था वो अशुद्ध हो गया, तो क्या खाना बनेगा, क्या सैनिकों को पीने का पानी मिलेगा? जब पीने का पानी नहीं मिला स्टूडेंट, तब आखिरकार शीतल देव ने कहा अब करेंगे केसरिया। क्या करेंगे? शीतल देव की जो रानी थी, जिसका नाम था मेनादे, क्या नाम था, मेनादे के नेतृत्व में सतरानियों ने कहा कि दुश्मन के हाथ लगने से तो अच्छा है हम अपने क्षत्रिय सतीत्व को बचाने के लिए अग्नि में कूदकर जौहर करेंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, शतरानियाँ पहले अपने सतीत्व की रक्षा है तो दुश्मन के साथ जाना पसंद नहीं करती थी। वो जलती हुई आग के अंदर कूदकर मरना पसंद करती थी। ये था शतरानियों का स्वाभिमान। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो और समझो। मेनादेव के नेतृत्व में सिवाना के अंदर जौहर हुआ और शीतल देव ने सिवाना दुर्ग के दरवाजे खोले, अंतिम क्षणों तक लड़ते रहे और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। केसरिया हुआ किसके नेतृत्व में? शीतल देव के नेतृत्व। सिवाना दुर्ग पर अधिकार हो गया, बोलो किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम बदल कर रखा खेराबाद। कौन सा बाद? बोलो, खेराबाद नाम रखा। कार्यभार सौंपा कमालुद्दीन गुर्ग को और स्वयं वापस कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया। और कमालुद्दीन गुर्ग को कहा यहीं से नए सिरे से अभियान प्रारंभ करना। किसको जीतने है? तो जालोर को। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से, जल्दी से सिवाना अभियान लिख लो। लास्ट पॉइंट बताओ, कारण लिख लिए तो ना? लिख लिए? लिखो। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में, अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में मुल्क मुल्तानी को कौन से अभियान पर भेजा? बिल्कुल लिखो, जालोर अभियान पर भेजा। बस ये पॉइंट आप ध्यान रखना। 1305 मुल्क मुल्तानी। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर अभियान पर, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर अभियान पर किसको भेजा? कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा। कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा। कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा। लिख लिया? लिखो। कमालुद्दीन ने कमालुद्दीन ने जालोर दुर्ग की कुंजी कहे जाने वाले, जालोर दुर्ग की कुंजी कहे जाने वाले
जालोर दुर्ग की कुंजी कहे जाने वाले कौन से सिवाना दुर्ग पर जालोर दुर्ग की कुंजी कहे जाने वाले सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया? बताओ, इस समय सिवाना के राजा कौन थे? शीतल देव चौहान। तो लिखो, इस समय सिवाना के राजा शीतल देव चौहान थे। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट लिखो। कमालुद्दीन गुर्ग ने, सीधा लिखो, कमालुद्दीन गुर्ग को सफलता नहीं मिली। कमालुद्दीन गुर्ग को सफलता नहीं मिली। कमालुद्दीन गुर्ग को सफलता नहीं मिली तब अलाउद्दीन खिलजी विशाल सेना लेकर, अलाउद्दीन खिलजी विशाल सेना लेकर, विशाल सेना लेकर कहाँ पहुंचा? सिवाना पहुंचा। विशाल सेना लेकर सिवाना पहुंचा। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, लिखो स्टार और नोट लगाकर। शीतल देव के सेना नायक, शीतल देव के सेना नायक, शीतल देव के सेना नायक कौन? भाऊला। शीतल देव के सेनानायक भाऊला ने गद्दारी की, गद्दारी की तथा उस जलाशय का नाम कौन बताएगा रे? आवाज नहीं, जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। उस जलाशय का नाम कौन बताएगा? बताओ, बैठे बैठे ही बताओ। बहुत बढ़िया। इसका दूसरा नाम कौन बताएगा? इसका दूसरा नाम एनीबडी? नोबडी। बस सर, नोबडी। अरे बट आई वांट समबडी, वन बडी नहीं, समबडी। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा उत्तर दो, बट यहाँ पर तो वन बडी है सिर्फ, पिछले वाले तो नो बडी। दो उत्तर जल्दी से। पालीवाल कहाँ गया? हाँ तो बता। सोच रहा है, किसका ध्यान लगा रहा है? तालाब का? कहा हे तालाब देव दर्शन दो, क्या नाम था? कौन बोला इधर से? बिल्कुल सही बोला है, जो भी बोला है। खड़प। मामदेव। मामादेव कहाँ है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। याद रखना, भांडेलाव तालाब भी सही है, मामदेव जलाशय भी सही है। पर सुनो, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मामदेव और भांडेलाव एक ही है, पर मामादेव और मामदेव दोनों अलग अलग है। देख लो, मामदेव है सिवाना में, मामादेव है कुंभलगढ़ में। कौन से गढ़ में? और इसी मामादेव जलाशय पर, कुंभलगढ़ वाले पर, मामादेव जलाशय पर कुंभा का पुत्र था उदा। कौन था? हाँ, और उदा, उदा याद नहीं हो तो कहो कुंभा का पुत्र उंदा, और काम भी करेगा उंदा, और कुंभा को किया उंदा।
मतलब कुंभा को मामादेव जलाशय पर मौत के घाट उतारा और बन गया उदा मेवाड़ का पितृहंता। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखे। पर आप ये गिनकर गांठ दे दो कि मामादेव अलग मामदेव अलग। समझ में आया ना? लिखो जल्दी से। सेना नायक ने क्या की? गद्दारी की तथा भांडे लाव ऑब्लिक करके मामदेव जलाशय में क्या मिलाया? गोरक्त व गोमांस मिलाया। इस कारण दुर्ग में किसकी? पानी की कमी हुई। लिख लिया? अब सीधा हेडिंग डालो स्टूडेंट, सिवाना का प्रथम शाखा सन लिखो 1308 लिख लिया? लिखो एक तरफ लिखो स्टूडेंट अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस शीतलदेव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस शीतलदेव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस शीतलदेव चौहान। लिख दिया? ओके। अब जल्दी से अलाउद्दीन खिलजी से एरो निकालकर लिख लो विजय। विजय लिख दिया? अब लिखो आगे केसरिया। किसके नेतृत्व में? शीतलदेव चौहान के नेतृत्व में। कोई गीत मत लिख देना है ना, केसरिया थारा। हाँ, आगे लिखो केसरिया शीतलदेव के नेतृत्व में। जौहर मेणा दे के नेतृत्व में। मेणा दे लिख लिया? अब बताओ अलाउद्दीन ने कार्यभार किसको सौंपा? कमालुद्दीन गुर्ग को तथा नाम परिवर्तित करके क्या रखा? तो लिखो अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम परिवर्तित कर अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम परिवर्तित कर अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम परिवर्तित कर क्या रखा? बिल्कुल लिखो खेरादाबाद या खेराबाद रखा। खेराबाद रखा तथा कार्यभार किसको सौंपा रे? कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपा। कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके। अब सुनो और समझो आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। सुनो, सिवाना फतेह हो गए, अलाउद्दीन वापस कहाँ चला गया? कार्यभार किसको सौंपा? अब अलाउद्दीन का एक और सेनानायक था जिसका नाम था समस खां। क्या नाम था? समस खां कानड़ देव सोनग्रा के साम्राज्य में काफी बिगाड़ कर रहा था।
मतलब जगह जगह पर आक्रमण कर रहा था, जनता को लूट रहा था और बड़ा परेशान हो गया कानड़ देव। तब कानड़ देव ने उसके विरुद्ध खूब सारी सेनाएं भेजी, सैन्य दल भेजे, पर समस खां ने हर एक को पराजित कर दिया। समस खां बड़ा ताकतवर था। जब कानड़ देव का कोई भी योद्धा सफल नहीं हुआ, तब कानड़ देव ने कहा, बुलाओ हमारे दरबार में कटप्पा जैसे योद्धा को। और बिल्कुल कानड़ देव के दरबार में एक ऐसा योद्धा था जो जिसे विकट समय में ही याद किया जाता था, यानी जो अभियानों पर सफलता नहीं मिलती तब बुलाया जाता था किसको, उस योद्धा को। तो कहा कानड़ देव ने, कहा बुलाओ हमारे कटप्पा जैसे योद्धा मुछाड़ा को। किसको बोलो, किसको? मुछाड़ा को। और उन्हें मुछाड़ा क्यों कहा गया? क्योंकि वो योद्धा बड़ी बड़ी क्या रखता था? मुच्छे रखता था। उनका वास्तविक नाम था मालदेव सोनगरा। क्या नाम था? मालदेव सोनगरा बड़ी रखते थे क्या, इसलिए उन्हें इतिहास में कहा गया मुछाड़ा मालदेव। कौन सा देव? तो कहा कटप। और ये मुछाड़ा मालदेव कोई और नहीं, कानड़ देव का भाई था। तो कहा बुलाओ हमारे विश्वस्त मुछाड़ा मालदेव को। मुछाड़ा मालदेव को बुलाया गया। मुछाड़ा मालदेव ने कहा कि हमें बुलाया गया है, इसका मतलब कोई समस्या विकट है। बताओ राव क्या समस्या है? तब कानड़ देव ने कहा कि कोई समस खां नाम का योद्धा है जो हमारे साम्राज्य में काफी बिगाड़ कर रहा है। तो स्टूडेंट, कानड़ देव को कहा, मुछाड़ा मालदेव ने कहा कि हम बिल्कुल जाएंगे और पराजित करेंगे, पर हमारे जोड़ीदार को साथ भेजो। किसको? जोड़ीदार को। और मुछाड़ा मालदेव का जोड़ीदार कौन था पता है? पता है क्या? देवों के देव वीरम देव। कौन से देव? जो पुत्र थे किसके? कानड़ देव के। तो बताओ मुछाड़ा मालदेव और वीरम देव क्या लगे? और मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि इतिहास में काका भतीजे की जोड़ी बड़ी मानी जाती है और प्रसिद्ध भी हुई है। और काफी ऐसी जोड़ियां हुई काका भतीजे की जिन्होंने काफी वीरता का परिचय दिया है। इसीलिए तो मैंने मॉडर्न के दौरान तुम्हें भी बोला और अभी भी बोल रहा हूं, अपने काका से संबंध अच्छे रखना, चाचा से संबंध अच्छे रखना। तुम्हें पितर बनने से कोई बचाएगा तो वो काका ही है। पितर का मतलब समझते हो ना? हाँ, वरना फूफा और मौसा बताया था ना। फूफा और मौसा सिर्फ तो सिर्फ तुम्हें सांत्वना देंगे, वो एक ही बात कहेंगे, टेंशन मत ले, थारो फूफो बैठो है, थाको ब्याह मैं करवाऊं। और मन में फूफा कहता है मैं गेलो हूं तो मैं थाको ब्याह करवाऊं। अब बताओ हमारे पिताजी फूफा के क्या लगेंगे? सालाजी लगेंगे। ये मैं बोल रहा हूं ना, इसके आसपास जो भी बैठेगा, क्या बोल रहा है ये? मैंने बोला ना, तू कहाँ का है? कोटा का है। उधर भैरू जी को जानते हो? मंदिर है। हाँ, तो अब की बार जाए तो जरूर फेरी देना। अरे सुन मेरी बात, भैरू जी के जाना और भैरू जी को कहना, हे भैरू जी महाराज, मेरे में जो भी शक्तियां ये निकालो, तेरे इरादे नेक नहीं है, रिश्ते का पाप काट रहा है जीजा। अरे मैंने अपने पापा का बोला है, मतलब भाई फूफा जो होगा, हमारे फूफा जी होंगे तो फूफा जी के हमारे पापा क्या लगेंगे? साला। सही है ना? तो फूफा क्या कहता है कि मैं गेला हूं जो तेरा ब्याह करवाऊंगा, तेरा बाप। मैं तेरे घर पे आता हूं साल में
एक बार तब तेरा बाप मुझे नारियल में 51 रुपए देता है। हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ, तो वो फूफा सिर्फ हमें हिम्मत देंगे कि टेंशन मत ले, मैं बैठा हूं, तुझे पिस्तर बना के ही छोड़ूंगा। समझ गए ना? तो अपने रिश्ते अच्छे रखना किसके साथ? काका के साथ। काका ही है जो तुम्हें बचा सकते पितर बनाने से, अगर सफलता नहीं मिली तो। वरना मुझे तो 90% लिंगानुपात घटता ही दिख रहा है। समझ में आ गए ना? बताओ राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? जोग्राफा हो गया? बताओ। या लो 900। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? 72। आज भी पितर है। कितने? हाँ, 72 आज भी कुंवारे ही घूम रहे हैं। और ये दिन ब दिन रेशियो घटता जा रहा है। कान खोल के सुन लेना। और अब की बार मोदी जी ने इसीलिए आंकड़ा जारी नहीं किया, जनसंख्या 2021 में काउंट होनी चाहिए थी। 10 वर्षों बाद 24 चल रहा है, का मौज करो। 2 लॉकडाउन लगे हैं, कहां से जनसंख्या काउंट कराए? चीन को पीछे छोड़ दिया बस। समझ में आया ना? ध्यान रखे इस बात को। तो सुनो और समझो, गोली मारो। तो बिल्कुल वीरमदेव और कान्नड़देव को भेजा, सॉरी वीरमदेव और मुछाड़ा मालदेव को भेजा। किसने? कान्नड़देव ने। आए दोनों और मेड़ता के आसपास या कोई गांव था मलकाना। कौन सा? उस मलकाना गांव के अंदर घेरा। किसको? अचानक समस खां को। और दोनों तरफ से अटैक किया। किसने? एक तरफ से वीरमदेव ने और एक तरफ से मुछाड़ा मालदेव ने। समस खां ने तो एक ही बात कही, कुरिया नाट। भाग गया पराजित होकर। कौन? बोलो। समस खां तो भागा ही भागा, पर धोखेबाज निकला, बेवफा निकला अपनी बेगमों के लिए। बेगमों को वहीं छोड़कर भाग गया। किनको? बेगमों को छोड़कर भाग गया। कौन? समस खां। तब वीरमदेव ने कहा, अच्छा इन बेगमों का क्या करे? तो मालदेव सोनगरा ने कहा, मुछाड़ा मालदेव ने कहा कि इन बेगमों को हम लेंगे जालोर। कान्नड़देव क्या आदेश देते हैं वहीं पढ़ लेंगे। और क्षत्रिय ध्यान रखना हमेशा, चाहे दुश्मन हो चाहे कोई भी नारी हो, नारियों का सम्मान सर्वोपरि। ध्यान रखिएगा इस बात को। उन्हीं बेगमों को लाया गया। कहाँ? जालोर। कान्नड़देव सोनगरा को पूरी बात बताई गई। वीरमदेव तो मर चुका था। अरे भाई मेरे, मैंने वो मुणोत नैणसी का मत बताया था। समझ में आया ना? अब विधि विधान पूर्वक बता रहा हूं। ये आप में से भी किसी के माइंड में आ रहा था? अरे आ रहा था तो बता दो। सुनो, क्या हाँ आ रहा है तो सुन लो। स्टूडेंट, वो जो पहले बात बताई ना मैंने, वो सिर्फ एक इतिहासकार के अनुसार थी। मुणोत इतिहास सिर्फ मुणोत नैणसी ने नहीं लिखा, खूब सारे इतिहासकारों ने लिखा। तो वो बात सिर्फ किसने बताई? मुणोत नैणसी ने। तो वो मुणोत नैणसी के अनुसार भी मैंने बता दी, पर इतिहास में जो ज्यादा ऑथेंटिक बात बताई गई है वो जो मैं अब बता रहा हूं। समझ में आया ना? इस बात को ध्यान रखें। हाँ, तो सुनो और समझो। तो स्टूडेंट, बिल्कुल बेगमों को लाया गया जालोर के अंदर। कान्नड़देव को पूरी बात बताई गई। तो कान्नड़देव ने कहा उन बेगमों को, कहा का नारियों का सम्मान सर्वोपरि है क्षत्रियों के लिए। तुम ही बताओ, वो दुश्मन हमारे थे, तुम्हें तो छोड़कर चले गए, अब तुम ही बताओ तुम क्या चाहते हो? तब बिल्कुल उन बेगमों ने कहा कि हे राजा, हमें कोई भी काम दे दो ताकि हम अच्छे से हमारा जीवन यापन कर सके। कोई भी काम दे दो, कैसा भी काम दे दो। तो बिल्कुल स्टूडेंट, कान्नड़देव सोनगरा ने कहा हमारे संपूर्ण जालोर साम्राज्य में दूध का, दही का और छाछ का जो काम करेगी वो कौन करेगी? बेगमें करेगी। तो यही बेगमें जालोर के अंदर घर घर जाती और बिल्कुल कहती दूध ले लो, छाछ ले लो, दही ले लो, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। देखो ये भी तो देखो,
उन्हें काम भी दिया किसने? कानड़ देव ने। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें। अब सुनो और समझो। कमालुद्दीन गुर्ग को सफलता नहीं मिल रही थी, तब वापस उसने संदेश भेजा। कहाँ? दिल्ली। तब विशाल सेना लेकर आया। बोलो कौन? अरे बोलो बोलो। अलाउद्दीन खिलजी विशाल सेना लेकर आया और विशाल सेना लेकर पहुंचा कहाँ? जालोर। दुर्ग की चारों तरफ से क्या की? सफलता नहीं मिल रही थी। तब अंदर से संदेश आया, दुर्ग के भीतर से, सुल्तान अलाउद्दीन के पास। कहा सुना है काफी महीनों से घेराबंदी डाले बैठे हो, पर तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है। सर, जिस प्रकार पहले राजकुमारियां अपनी जिद पकड़कर बैठ जाती थी शादी के लिए, वैसे अब आज की लड़कियां क्यों जिद नहीं करती? एक बात सुन लो, किसी पर उंगली उठाने से पहले खुद के लक्षण भी देख लो। जिद उसके लिए की जाती है जो उसके लायक हो। समझ में आ गया ना? तुम्हारे खुद के लक्षण बायरों के लक्षण ही नहीं है तो तुम्हारे लिए जिद कोई नहीं करेगा। समझ में आ गया ना? बस इन कमीनों को ऐसी बातें करवा दो। और ध्यान रखना, मुझसे पूछोगे तो जवाब इतना भयंकर मिलेगा कि वापस बोल भी नहीं पाओगे। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। जिद उसके लिए की जाती है जो जिद के लायक हो। इस बात को ध्यान रखना। समझ गए ना? न छोरियों में लक्कड़ ना छोरों में लक्कड़, स्पष्ट कहूंगा। और जिन में लक्कड़ है उनको कहने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए, और अभी जो जमाना चल रहा है, इस जमाने में अगर तुम वफादारी संभालते हो तो समझ लेना तुम गलत हो। इस जमाने में वफादार तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा। अगर वफादार होंगे तो वो नाक के बराबर। और मैं बिल्कुल कहता हूँ, जो वफादार है उन्हें दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कान खोल के सुन लेना, तुमने जिस पर ज़्यादा भरोसा किया है वही तुम्हें धोखा देगा। ये आज का रूल्स है, जमाने का रूल्स है। कान खोल के सुन लेना, ये कटु सत्य है। ये वो समय नहीं है जिस समय कहते थे प्राण जाए पर वचन ना जाए। समझ में आया ना? आज तो कह रहे प्राण जाए तो प्राण नहीं, वचन जाए तो जाए, प्राण नहीं जाए। प्राण रहेंगे तो वचन और देते रहेंगे, कहाँ जरूरत है? समझ में आया ना? तो वो जज्बा भी होना चाहिए, वो जुनून भी होना चाहिए, सब कुछ होता है। तो सुनो और समझो। तो स्टूडेंट, अंदर से संदेश आया अलाउद्दीन के पास, सुना है काफी दिनों से दुर्ग की घेराबंदी डाल बैठे हो, पर दुर्ग में प्रवेश नहीं कर पा रहे हो। मैं आई हेल्प यू। अलाउद्दीन ने कहा वाह गजब, दुर्ग में हमारा शुभ चिंतक बैठा है। तो सुनो, वो शुभ चिंतक था कौन? जो गद्दारी करेगा कानड़ देव के साथ। एक सेनानायक था जिसका नाम था बीकादैया। कौन था? कौन था? अब बीकादैया ने गद्दारी क्यों की, इसका भी वर्णन सुनो, रीजन सुनो। अब ये जो मैं बात बता रहा हूं ना, अब सुन लेना वरना बाद में समझ में नहीं आएगा। ये जो मैं बात बता रहा हूं, बीकादैया ने गद्दारी क्यों की, ये पहले की बात है। पहले का मतलब जब अलाउद्दीन ने दुर्ग की घेराबंदी नहीं डाल रखी थी, कानड़ देव के दरबार के समय की कोई एक बात है। स्टूडेंट, क्या हुआ, कानड़ देव ने एक बार, कानड़ देव के दरबार में जो ज्यादातर सेनानायक जो थे वो दैया जाति के थे। कौन सी जाति के? तो दैया सेनानायकों को कोई अभियान पर भेजा था कानड़ देव ने। तो दैया सेना गई और जिस अभियान पर गई, कहा जाता है वहां पर उन दैया सैनिकों ने कोई घोर अपराध कर दिया। क्या कर दिया? जो माफी के लायक नहीं था। और इसके बारे में पता चल गया किसको? कानड़ देव को। तो कानड़ देव ने क्या किया, जो बीकादैया क्या, जो दैया सरदार उस घोर अपराध में लिप्त थे, उनको मृत्यु दंड का आदेश दिया
किसका? उन सैनिकों को भयंकर दिन में पीटा गया, जेल में यातनाएं दी गई, भयंकर यातनाएं दी गई। शाम हुई तब दुर्ग के ऊपर बाहर लाकर, दुर्ग के अंदर बाहर लाकर खुले आसमान में उल्टा लटका दिया उन दैया सरदारों को जिन्होंने घोर अपराध किया। उल्टा लाकर लटका दिया। सर्दी भयंकर पड़ने के कारण उन सरदारों की रात्रि के समय क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सुबह हुई, निरीक्षण करने के लिए, मतलब वहां आए कौन? कानड़ देव। कानड़ देव आए तो देखा तो सरदार सभी उल्टे लटके हुए थे और मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तो एक बात बताओ, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं और सपोज करो मेरे प्राण पंखेरु उड़ गए और मैं यहाँ पर गिरूंगा, तो बताओ मेरी आंखें अगर खुली रहेगी तो खुली ही रहेगी, हाथ अगर खुले हैं, अंगुलियां खुली है तो खुली ही रहेगी। सही है कि नहीं है? मुंह अगर खुला रहेगा तो खुला ही रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं मर जाऊंगा और फिर हाथ से आंखें बंद करूंगा और मुट्ठी बंद करके फिर सीधा सो जाऊंगा, ऐसा नहीं है ना। तो सुनो, जब वो सरदार उल्टे लटक रहे थे, जब उनके प्राण पंखेरु उड़े तो उनके मुंह खुले थे, आंखें खुली थी यूं, और हाथ ऐसे खुले थे, उल्टे तो थे ही थे। तो उल्टे लटक रहे थे तो कानड़ देव आए, उधर दूसरे सरदार भी खड़े थे दैया वंश के, जो दूसरे थे उनमें एक खड़ा था कौन? बीका दैया। अब सरदार खड़े थे, सेनानायक खड़े थे दूसरे दैया वंश के। कानड़ देव आए और कानड़ देव ने उन मरे हुए सरदारों को देखा तो कानड़ देव ने भी एक बहुत अच्छी बात कह दी उनको देखकर। कहा उन सरदारों को सुनाकर जो खड़े थे पास में, कहा अरे सरदारों देखो इन दैया गद्दारों को जिन्होंने ऐसा अपराध किया और मरने के बाद भी इतने स्वाभिमान के साथ मरते हुए प्रतीत हो रहे हैं और हंसते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि मुंह क्या था? खुला। तो कहा देखो हंसते हुए सम्मान के साथ मर रहे हैं जैसे कोई दुर्ग के अधिपति हो, दुर्ग के अधिपति हो। ये बात कह दी उन सरदारों के सामने। ये बात चुभ गई किसको? बीका दैया को। बीका दैया ने कहा अपमान हुआ। क्या हुआ? दैयाओं का अपमान हुआ। ये कहा कानड़ देव ने कि हम कोई दुर्ग के राजा हो, उचित समय आएगा तो ये दैया राजा बन के भी दिखाएंगे। बदले की भावना आ गई किसमें? और बीका दैया कोई सुनहरे मौके के इंतजार में था। अब मौका उसे मिल गया था जब अलाउद्दीन ने दुर्ग की क्या की? संदेश भेजा। किसने? बीका दैया ने ही। कहा मैं आई हेल्प यू। तो अलाउद्दीन ने सबसे पहले पूछा, कहा कि हमारा साथ देने का कारण क्या? तब उसने वही बात कही कि ये बात हुई है। तो अलाउद्दीन ने कहा चिंता मत करो, तुम हमें जालोर फतेह कराओ, हम तुम्हें जालोर फतेह करके जालोर का अधिपति बनाएंगे। तो बीका दैया ने कहा बताओ करना क्या होगा? कहा दुर्ग के दरवाजे खोल दे। दैया ने कहा ना ना ना, दरवाजे तो नहीं खुलवा सकता। तो कहा फिर कैसे सहायता करोगे? कहा एक जानकारी दे देता हूं, जानकारी दे देता हूं, कमजोरी बता देता हूं, उस कमजोरी को अपनी ताकत बना, अपना दिमाग लगा और दुर्ग में प्रवेश कर। कहा कौन सी जानकारी? कहा इस जालोर दुर्ग का दरवाजा तो तेरी 7 पीढ़ियां आ जाए तो भी खोल नहीं सकते, पर इस जालोर दुर्ग की कुछ दीवारें कच्ची है। उन कच्ची दीवारों का पता लगा अपने दिमाग से और दुर्ग की दीवारों को, कमजोर दीवारों को तोड़ और भीतर प्रवेश कर। अलाउद्दीन ने कहा दुर्ग जीत लिया। तो सबसे पहली बात, कच्ची दीवारों का पता कैसे लगाया जाए? तब अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों को कहा आसपास के सभी गांवों और घरों में जाओ, राई लेकर आओ। क्या लेकर आओ? क्या लेकर आओ?
राई लेकर आओ। तो स्टूडेंट राई लाई गई। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा इस दुर्ग की जो दीवारें हैं, इन दीवारों के ऊपर क्या लगाई जाए? राई लगाई जाए, क्योंकि राई जो होती है फोपली जगह पर, कमजोर जगह पर जल्दी ही अंकुरित हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? राई लगाई गई, और राई लगाई गई तो जहाँ कमजोर दीवारें थी, फोपली दीवारें थी, वहाँ पर क्या अंकुरित हो गई? राई। अलाउद्दीन ने पता लगा लिया कि यह है कमजोर दीवारें का, दीवारों को तोड़ना प्रारंभ करो। दुर्ग की दीवारें टूटने लगी। उधर बीका दैया अपने घर गया और जाकर सो गया, और सोते समय अपनी रानी को कहा हाथ में मेहंदी लगा लेना, कल फूटरी लगेगी, और सो गया। वो शतरानी थी। कौन थी? और शतरानी ने कहा ना तो कल कोई तैयार है, ना कोई घर पे मेहमान आ रहे हैं, इन्होंने मुझे मेहंदी लगाने का क्यों कहा? पूछूं तो सही। तो बिल्कुल उस क्षत्रिया ने, उस वीरांगना ने पूछा कि एक बात बताओ जी, आपने हमें मेहंदी लगाने का क्यों कहा? ना तो कल कोई तैयार है, ना कोई फंक्शन है, ना कोई मेहमान आने वाले हैं। तब बीका दैया ने कहा इधर आ, नजदीक में आ, क्योंकि दीवारों के भी कान होता है। तब उस बीका दैया ने कहा कि सुन, कल मैं बनूंगा राजा, तू बनेगी रानी। जब ये बात कही स्टूडेंट, तो पहले, इससे पहले मैं तुम्हें एक उदाहरण बताता हूं। स्टूडेंट, एक व्यक्ति की वास्तविकता अच्छे से कौन जान सकता है? व्यक्ति के अलावा एक ही जान सकता है, जान सकती है, वो है उसकी पत्नी। व्यक्ति की वास्तविकता को कौन जानती है? उसकी पत्नी जानती है। जैसे कई बार पति अपनी पत्नी को मनाने के लिए कहता है कि प्रिय तू चिंता मत कर, अब की बार एनिवर्सरी के दिन मैं तुझे 9 लाख का हार दिलाऊंगा, तब पत्नी को सब वास्तविकता पता है। पत्नी मन ही मन में कहती है कि साले तेरी बीड़ी पीने की तो औकात नहीं, और तू 9 लाख का हार की बात करता है। बिल्कुल फैक्ट है, पत्नी को पूरी वास्तविकता पता होती है। तो वो क्षत्रिया थी, वो वीरांगना थी, उसने कहा कि ये राजा कैसे बन सकता है, इसमें कोई ना तो गुण है ना लक्षण है। उसने वास्तविकता पता लगाने के लिए कहा आप कैसे राजा बनोगे, सही बताओ, ताकि मैं मेहंदी अच्छी लगाऊं। वास्तविकता जानने के लिए वो शतरानी थी। तो उसने पूरी बात बताई, का सुन और याद कर, हमारे कुछ दैयाओं को मृत्यु दंड दिया था। किसने? कानड़ देव ने। और बात कही थी उन्हीं दैयाओं के बारे में कि देखो कितनी शान से मरते हुए प्रतीत हो रहे दैया, जैसे कोई दुर्ग के राजा हो, शासक हो। बदला लूंगा और अब बन के दिखाऊंगा राजा। किसको? कानड़ देव को। जा सो जा। ये बात कही उस क्षत्रिया को। तो वो क्षत्रिया जाकर सो तो गई थी, पर उसने तय कर लिया था कि अगर ये काम हो गया तो दैया कुल हमेशा के लिए कलंकित हो जाएगा। एक तरफ मेरा पति है और दूसरी तरफ मेरा साम्राज्य है, करूं तो आखिर क्या करूं। तो देखो हमारे राजस्थान की इस दरा में एक क्षत्रिया का, एक वीरांगना का ऐसा त्याग और बलिदान। जब बात आई अपने सुहाग की और राष्ट्र की, तब उसी क्षत्रिया ने अपने सुहाग का बलिदान दे दिया और बचाने का प्रयास किया। किसको? अपने साम्राज्य को, अपने राष्ट्र को। इसीलिए तो कहते हैं कि राजस्थान की हर धरा के कण कण में वीरता के भाव है। तभी तो हम भी स्वाभिमान से कहते हैं कि हम कौन से स्थान से है? राजस्थान से है, जो वीरों की भूमि है। अठे सिर कटे और धड़ लड़े, अठे खून सस्तो और पानी महंगो है। समझ में आया कि नहीं आया?
तो स्टूडेंट, ये एक अनूठा त्याग और बलिदान देखो। वो वीरांगना जाकर सो गई, वीरांगना जाकर सो गई और ये तय नहीं कर पा रही थी कि करूं तो मैं आखिर करूं क्या। मैंने अगर कुछ किया और बीका दैया को पता चल गया तो ये मुझे मार देगा। काफी देर तक ऐसे ही सोई रही और जब बीका दैया को नींद आई तब वो उठी और कटार ली और सोते हुए बीका दैया को मौत के घाट उतारा और दौड़ी दौड़ी गई किसके पास? कानड़ देव के पास। और कानड़ देव को जाकर पूरी बात बताई। बीका दैया ने कमजोर दीवारों का पता दे दिया। दुश्मन सेना कभी भी दीवारों का, कमजोर दीवारों का पता लगाकर भीतर दुर्ग में प्रवेश कर सकती है। कानड़ देव, बचा लो हमारे साम्राज्य को। तो बीका दैया कहा है उसे दंड दिया जाएगा। तब उस क्षत्रिया ने, उस वीरांगना ने कहा कि गद्दार की एक ही सजा, मौत। मैंने उसे मौत के घाट उतार डाला। तब कानड़ देव ने क्या कहा उस वीरांगना को? कानड़ देव ने कहा, हे क्षत्रिया, हे वीरांगना, मुझे नहीं पता कि मैं जालोर को बचा पाऊंगा या नहीं, पर जब तक इस जालोर में सोनग्राओं का बखान होगा, इन सोनग्राओं के साथ तेरा भी त्याग और ये बलिदान का गुणगान किया जाएगा। तेरे इस त्याग और बलिदान को युगों युगों तक याद किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्टूडेंट बिल्कुल उन कमजोर दीवारों का पता लगा के अलाउद्दीन दुर्ग के भीतर प्रवेश हुआ। कानड़ देव सोनग्रा अपने सैनिकों के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और वही घटना वीरमदेव की, वीरमदेव अंतिम क्षणों तक लड़ते रहे। और इतिहासकार यही कहते हैं कि वीरमदेव अंतिम क्षणों तक लड़ते लड़ते अपनी कुल देवी आशापुरा माता मंदिर के सामने आए और जब तुर्क सैनिकों से घिरे तब अपनी ही कटार से ये कहकर कि मामा लाजे भाटिया कुड़ला जे चौहान जद में परणी जो तुरकणी तो पश्चिम उगे बाण, अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। कहा जाता है कि जब केसरिया हुआ, जोहर हुआ, उसके कुछ ही दिनों पहले मुछाड़ा मालदेव जालोर से सेना लेकर बाहर निकल गए थे। तो मुछाड़ा मालदेव और उनके सैनिक ही बचे थे, वरना जो भी जालोर दुर्ग में था, सोनग्रा चौहान, जालोर फतेह करने के बाद अलाउद्दीन ने आदेश जारी, क्या हुआ? अलाउद्दीन ने आदेश जारी किया कि हर एक सोनग्रा चौहान को मौत के घाट उतार दिया जाए। जालोर दुर्ग फतेह हो गया अलाउद्दीन। जालोर दुर्ग का नाम परिवर्तित करके उसने नाम रखा जलालाबाद और इसी जालोर के अंदर उसने एक मस्जिद बनाई जिसको अलाउद्दीन की मस्जिद भी कहा गया। और बाद में उसी मस्जिद पर बाद में काफ़ी समय बाद उसके ऊपर छोटी सी तोप रख दी गई। क्या रख दी गई? तो उसका नाम पड़ गया तोप मस्जिद। और फिरोजा का मकबरा भी बनवाया। किसका? फिरोजा का मकबरा भी बनाया। ये था जालोर का शाखा। मुझे एक बात बताओ, उस क्षत्रिया का नाम क्या था? एक हाथ खड़ा है और कोई? उस क्षत्रिया का नाम क्या था? बहुत बढ़िया। बीका दैया की जो पत्नी थी, रानी थी, उसका नाम था हीरा दे। हीरा दे ने ही बीका दैया को मौत के घाट उतारा और सूचना दी किसको? कानड़ देव को। अब सुनो और समझो। आसपास के क्षेत्रों में पता चला और अलाउद्दीन के समय कहा भी जाता है कि अलाउद्दीन ने जो राई खरीदी थी उस समय वो सोने से भी महंगी खरीदी थी। तो आसपास के गांवों में पता चला कि जालोर में तो राई सोने से भी महंगी बिक्री है। तो लोग राई ले लेकर किधर भागे? जालोर की तरफ। तब रास्ते में लोग मिले, कहाँ जा रहे हो? तो कहा जालोर जा रहे। कहा क्यों? कहा राई बेचने, उधर महंगी बिक्री है। तब लोगों ने कहा अरे राई रा भाव तो
राते ही किया। ये कहावत जो है कान खोल के सुन लेना, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल पुरानी नहीं, ये 700 साल पहले की है। जालोर अभियान से ही ये बात चली, रायरा भाव तो राते ही किया। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से, फटाक से। जल्दी से लिखो। लास्ट पॉइंट, सिवाना अभियान पूरा लिख लिया ना? अरे लिख लिया ना? तो लिखो जल्दी से, हेडिंग डालो, आगे लिखो, चलो सीधा लिखो, स्टार और नोट लगाकर, स्टार और नोट लगाकर लिखो, कमालुद्दीन गुर्ग ने, कमालुद्दीन गुर्ग ने दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा, ध्यान रखना। लिखो, कमालुद्दीन गुर्ग ने जालोर दुर्ग की घेराबंदी की, जालोर दुर्ग की घेराबंदी की, किंतु सफलता नहीं मिली। तब अलाउद्दीन खिलजी, तब अलाउद्दीन खिलजी विशाल सेना लेकर, अलाउद्दीन खिलजी विशाल सेना लेकर विशाल सेना लेकर जालोर पहुंचा। सीधा लिखो अगले पॉइंट में, कान्नड़देव सोनग्रा के सेना नायक, कान्नड़देव सोनग्रा के सेना नायक बीका दहिया ने, कान्नड़देव सोनग्रा के सेना नायक बीका दहिया ने गद्दारी की तथा जालोर दुर्ग की कमजोर दीवारों का पता, जालोर दुर्ग की कमजोर दीवारों का पता बताओ किसको दिया? अलाउद्दीन खिलजी को दिया, अलाउद्दीन खिलजी को दिया। लिख लिया? नेक्स्ट अगले पॉइंट में लिखो, हेडिंग डालो, जालोर का शाखा, जालोर का शाखा कब हुआ रे? 1311, 1311। लिख लिया? ओके। लिखो एक तरफ, कान्नड़देव सोनग्रा वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी, कान्नड़देव सोनग्रा वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। लिख लिया? अलाउद्दीन खिलजी से एरो निकालकर लिखो स्टूडेंट, अलाउद्दीन खिलजी से एरो निकालकर लिखो स्टूडेंट, विजय। लिख लिया? लिखो केसरिया किसके नेतृत्व में? कान्नड़देव के नेतृत्व में। सर शाखा क्या होता है? शाखा नहीं है, शाखा है। शाखा होता है, ध्यान रखना, जब दुर्ग में स्थिति ऐसी बन जाए, सुन लेना, दुर्ग में स्थिति ऐसी बन जाए राजा और सेना की कि बाहर से कोई भी सहायता नहीं मिल सकती, सैनिकों की संख्या कम हो, दुर्ग में या फिर रसद सामग्री की कमी हो, तब
उस दुर्ग का राजा जो होता है दुश्मन की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वो अपने स्वाभिमान से परे समझता है। तब उस दुर्ग का राजा ऐलान करता है कि हम दुश्मन की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करेंगे, इससे अच्छा तो हम दुश्मन से अंतिम क्षणों तक लड़ते रहेंगे और लड़ते हुए मरना पसंद करेंगे, पर दुश्मनों की गुलामी नहीं। और रानियां जब ये तय करती, ये तय करती और कहती कि हम दुश्मन के पास जाना पसंद नहीं करेंगे, हम अपने सतीत्व की रक्षा है तो मरना पसंद करेंगे, तब रानियां क्या करती थी स्टूडेंट, दुर्ग के अंदर बड़े बड़े कुंड बना करते थे। उस कुंड के अंदर जब जौहर का ऐलान किया जाता था तो खूब सारी लकड़ियां डाली जाती थी, और लकड़ियां डालने के बाद उसमें आग प्रज्वलित की जाती थी और विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना होती थी। ऐसे नहीं कि सीधी तोड़ी लगाई और नौ, विधि विधान पूर्वक पूरा काम होता था। और कुंड बहुत बड़े हुआ करते थे, और जब लकड़ियां होती तो आग जलती तो आग की तपन बड़ी खतरनाक होती, तो रानियां पास में नहीं जा पाती, तो दीवारों में से उस कुंड में गिरने के लिए रास्ते हुआ करते थे, तो उन दीवारों में से, गोपनीय रास्तों में से रानियां दौड़ कर आती और उस जलती हुई ज्वाला के अंदर कूदकर अपनी जीवन लीला, अग्नि में कूदकर जीवन लीला समाप्त कर देती। तो उसे कहा जाता था जौहर। क्या कहा जाता था? और सेना दुश्मनों से अंतिम क्षणों तक लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त होती थी तो कहलाता था केसरिया। तो केसरिया और जौहर दोनों होते तब कहलाता था शाका। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें, लिखो जल्दी से। केसरिया किसके नेतृत्व में? कानड़ देव के नेतृत्व में। नेक्स्ट लिखो जौहर। जौहर, और जौहर के आगे लिखो जेतल दे के नेतृत्व में। जेतल दे, कौन सी दे? जेतल दे, याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट आगे। कानड़ देव अलाउद्दीन ने कंप्यूटर में तालियां बजी, इसका मतलब अच्छे संकेत है, और ना कंप्यूटर की लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हम खुद पता नहीं। तुम्हारे भी कंप्यूटर है? धन्यवाद। आगे बढ़ो, लिखो। क्या लिखा आपने? अलाउद्दीन ने जालोर का नाम परिवर्तित कर क्या नाम रखा? जलालाबाद नाम रखा। नाम परिवर्तित कर जलालाबाद नाम रखा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो। अलाउद्दीन ने जालोर में मस्जिद बनवाई। जिसे अलाउद्दीन की मस्जिद तोप मस्जिद कहा गया तथा फिरोजा का
क्या बनवाया? मकबरा बनवाया। फिरोजा का मकबरा बनवाया। लिख लिया स्टूडेंट? अरे लिख लिया ना। ये हो गया स्टूडेंट आपके लोर हिलोर जालोर, कंप्लीट ना। अब मेरी बात सुनो, शाम्बर के कुछ चौहान राजा हुए ना, उनके मैं वन लाइनर में पॉइंट लिखा देता हूँ महत्वपूर्ण बिंदु में, समझ में आया ना? ताकि कोई भी क्वेश्चंस अगर सांबर के चौहानों में से छोटे मोटे राजाओं में भी पूछ ले तो वो सवाल हमारे बाहर जाना नहीं चाहिए। सर जालोर का वर्क किसको दिया? जालोर का वर्क याद रखिएगा, एक को नहीं दिया था, शमस खां भी था, कमालुद्दीन गुर्ग भी था, और बाद में दे दिया जाएगा मुछाड़ा मालदेव को, क्योंकि वो भी फिर अलाउद्दीन खिलजी की क्या स्वीकार कर लेगा? अधीन था। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए यहाँ पर कार्यभार किसको सौंपा लिखना ही नहीं है। ओके, अब लिखो महत्वपूर्ण बिंदु। बिंदु चौहानों में ही है ना, और शॉर्ट फॉर्म लगा दो सांबर के चौहान, ताकि अगर राजा पूछ भी ले तो। नंबर फर्स्ट, दुर्लभ राज के समय पहली बार मुस्लिम सेना का आक्रमण अजमेर पर हुआ। दूसरा पॉइंट, गुवक प्रथम ने रेवासा में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। पूर्ण, आगे कोष्टक में लिख देना, पूर्ण सिंहराज। ओके, नंबर 3, चंदन राज की रानी आत्मप्रभा पुष्कर झील के किनारे ओह क्या बात है, कंप्यूटर ज्यादा समझ में आ रहा है ना। चंदन राज की रानी आत्मप्रभा पुष्कर झील के किनारे प्रतिदिन 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी। ओके, ध्यान रखिएगा, लिखो जल्दी से। यहां पर लिख रहा हूं मैं अगले पॉइंट। विग्रहराज द्वितीय को खूर रंजोदकर के नाम से जाना गया तथा भड़ोच कहाँ है रे? हाँ, कोष्टक में जीजे। भड़ोच में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। लिख लो।
लिखो, जल्दी से लिखो रे। उसके बाद और भी पॉइंट है। ऊपर वाला पॉइंट बोलकर बता दो सर जी। विग्रहराज द्वितीय को खूर रंजोदकर के नाम से भी जाना गया तथा भड़ोच में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट लिख लिया? ओके, नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट। गोविंद तृतीय की उपाधि कौन सा गट? वेरी गट। ओके, वीर्यराम के समय महमूद गजनवी ने शाम्बर पर आक्रमण किया। ओके, और उसके बाद लिखोगे पृथ्वीराज चौहान प्रथम प्रथम को तुर्कों का, यह आवाज किसकी आ रही है रे? तुर्कों का विजेता कहा गया तथा इन्होंने 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा। लिख लो जल्दी से, लिख लिया? लिख लिया? अरे लिख लिया ना? हेडिंग डालो जल्दी से, फटाक से। मेवाड़ का गोहिल राजवंश, मेवाड़ का गोहिल राजवंश। अरे क्या हुआ? अरे वेरी गट, छीड़ो ईड़ोई, बड़े बेचों में मरो, छीड़ो ईड़ोई।
मैं बड़े बच्चों में भी नहीं पढ़ाता हूँ सिरोही। तुम्हारे मध्यकालीन से कितने सवाल आएंगे? 2। जब इतने बड़े राजवंश में से जो जालोर हुई, अजमेर हुई और रणथंबोर की प्रमुख शाखाएं हुई, यही से सवाल पूछ लेगा, सिरोही फिरोही से पूछेगा ही नहीं। और पूछेगा तो सबसे लास्ट में सिरोही हुआ, बूंदी हुआ। इनका 1 लाइनर क्वेश्चंस के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नोत्तरी में कवर अप करवा दूंगा। मौज करो, तुम भी क्या याद रखोगे। ये होली हंगामा ऑफर मेरी तरफ से। ओके सर, आपको इतना कंटेंट याद कैसे रहता? आप ऐसे कैसे बता देते हो? लिखो जल्दी से। पापड़ खाया करो शाम को। हाँ, आवाज नहीं। हाँ, पापड़ खाया करो, उससे दिमाग अच्छा चलता है। हाँ, याद अच्छा रहता है। ये पृथ्वीराज प्रथम अजय राज के ही पिता है ना? बिल्कुल। अब सुनो और समझो स्टूडेंट, अब जो राजवंश स्टार्ट हो रहा है, बस यही इसी राजवंश में टाइम लगेगा, मेवाड़ के गुहिल राजवंश में। ये होने के बाद तो ये समझ लो फिर हम भी बिछड़ने वाले हैं। समझ में आया ना? क्योंकि बाद में इस राजवंश के अंदर, पहले बोल रहा हूँ अच्छे से समझना, इसमें राठौड़ भी आएंगे, कछवाओं का भी जिक्र होगा, और मारवाड़ के राठौड़ तो आधे से अधिक आ जाएंगे। तो अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझ लेना। ये कंप्लीट होने के बाद ज़्यादा हमारा साथ नहीं रहेगा, कुछ ही दिनों का साथ रहेगा, फिर तुम हमें छोड़कर चले जाओगे, बड़ा पछताओगे। इस बात को ध्यान रखना। मैंने बोला ना, जब तक हमारे पास कोई चीज होती है ना, तब तक उसकी हमें कदर नहीं होती है। और मैं भी तुम्हें बता दूं कि जो मैंने क्लास में पढ़ाया है, इसका रियलाइज तुम्हें अभी नहीं होगा। घर पर रहोगे, 4 महीने 6 महीने बाद तुम्हारा मन करेगा कि आज हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो जब तुम पॉइंट खोलोगे कानड़ देव और वहाँ पर नाम देखोगे रोजा ही रोजा फिरोजा, तब तुम्हें क्लास की बातें याद आ जाएगी। मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, ट्रेन के, हाँ आगे नहीं कि ट्रेन के आगे आ जाऊंगी, क्यों ट्रेन को रोकोगे क्या? ट्रेन के नीचे आ जाऊंगी। मतलब सुनो, जब तुम रणथंबोर पढ़ोगे तो वहां पर उल्लू और नुसरत को देखोगे तो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि छीके कर रहा था वो तो बच गया उल्लूग, और गुद्दी कुचल रहा था कौन? वो गोला पड़ा और मारा गया। समझ में आया ना? उस समय तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, चीजें क्लासे वाली वापस माइंड में आ रही है। उस टाइम तुम्हें याद आएगी हिस्ट्री की भी और मेरी भी। मैं एक ही बात कहूँगा, तुम जो छोड़कर जाओगे बड़ा पछताओगे। समझ में आया ना? पर सुनो, एक बात ये भी बता देता हूँ, स्टूडेंट्स, कि मैं आपसे मिलना चाहूँगा एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद। कितनी बार? एक बार, सिर्फ एक बार ही मिलना चाहूँगा। और जब मिलूँ ना आपसे, तब मुझे कहना पड़े, आइए सर, आइए मैडम, कैसे हो, पोस्टिंग कहाँ है। बिल्कुल फैक्ट है स्टूडेंट, सही है कि नहीं है? मतलब सफलता का ताज जब सिर पर होगा तो तुम्हें हर कुछ और हर कोई तुम्हें सम्मान देगा। बिल्कुल फैक्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपकी सफलता का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। बस गद्दार मत निकलना, धोखेबाज मत निकलना। इस रीट रूपी युद्ध में झंडे गाड़ कराना और माड़ साहब और मैडम की उपाधि धारण करना। करोगे ना? अरे बोलो, करोगे ना? लाओ जल्दी लाओ, चिट्ठी आई है। गुरुजी कल्ला राई मल्लत, मेरे कौन था? खड़ा करो कल्ला राई मल्लत, खड़ा करो, खड़ा। हाँ तू खड़ा, क्यों भेजी है? ये देख लो, मैंने बोला ना तुम्हारी आंखें बड़ी खतरनाक है। इसने नहीं बोला ना मैंने भेजी, आंखें बयां कर देती है कि मैं मां गद्दार हूं। क्यों भेजी है? क्या जानना है? बड़े बेच में मर,
इसको बेटे को थर्ड ग्रेड में कल्ला रायमल्लोथ और भानकंवर के बारे में बता दो। और इसने पूछा भी कौन सा तुम्हें पता है? इसके पीछे आधे घंटे की कहानी है। तुझे कहानी जाननी है तो बड़े बेच में मर, बढ़िया अच्छे से सुनाऊंगा। ये वही कल्ला रायमल्लोथ है जिसका सिवाना में सिर कट गया पर धड़ लड़ता रहा, और मारने वाला इससे कोई और नहीं, इसका चाचा मोटा राजा उदय सिंह था। समझ गया? ठीक है, का वापस भेज उसको कि ये राणा का संदेश आया है। अरे बिल्कुल इसकी बात सही है। सुनो, सिवाना में 2 साके हुए थे। कितने? 2 हुए थे, जिसमें एक इस वाली भी बात सही है। इसने बेटे ने YouTube पे देख रखा था, आज पूछ लेता आधे घंटे की और कहानी आ जाएगी, 6:15 फ्री। बड़े कमीन हो। मैंने कहा ना कहानियां सुननी है तो बड़े बेच में आओ। सर कुछ एक गद्दार नहीं होते तो विदेशी शायद कभी, हाँ बिल्कुल ये भी फैक्ट है, पर करे क्या? ऑनलाइन वाले योद्धाओं, क्या तुम तैयार हो? जवाब ही नहीं आ रहा है, सब साइलेंट मोड में है। और मैं अभी इनको कहूं तो बोलेंगे ही नहीं एक भी। हाँ मुझे तैयार है, तुम तैयार हो गए बोलने के लिए? मैं पूछूंगा नहीं। मेवाड़ का कौन सा राजवंश? गोहिल राजवंश। ये मैंने पॉइंट नोटिस कर लिया कि बेच के अंदर मैं कहानी सुना देता हूं ना तो छोरे बेटे पीछे पड़ जाते हैं, हर कहानी बताओ। नो, आपको स्टूडेंट याद रखना, आपको वही कहानियां जाननी है जो आपके कोर्स तक है। ज़्यादा कहानियां और इतिहास को जानना चाहते हो तो फिर बड़े बैच में आओ, क्योंकि सुनो हमें हर बैच का टाइम दे रखा, नंबर ऑफ हॉर्स दे रखे हैं कि इतने घंटों में आपका कोर्स हो जाना चाहिए। फिर इतने घंटों में कोर्स पूरा नहीं होता ना तो फिर हमारी भी वाट लगती है। इधर आओ राजवीर जी, आपको बोल रखा था कि 60 घंटों में पढ़ाना, 75 घंटों में पढ़ाना, आपने घंटे लिए 90। जवाब दो। फिर बताओ, राणा के स्वाभिमान पर उंगली उठ जाए, अच्छा नहीं लगता ना? इसलिए तुम आओ, बड़े बैचों में आओ, वहाँ पर घंटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ आवर्स खूब है, वहाँ पर कहानियाँ बड़े अच्छे तरीके से बताई जाती है। समझ में आया ना? हाँ, तो अभी सिर्फ मेवाड़ का गोहिल राजवंश समझ में आया। ये भानकंवर जो पुत्री थी रणथंबोर के सुरजन हाड़ा की पुत्री थी। ओके, हाँ बस। मैंने कहा ना ये तुम्हें मिडाइवल बड़ा अच्छा लगेगा, पर इतना भी दिल नहीं लगाना है। यहाँ से सवाल मात्र कितने आएंगे? 2 या 3। कान खोल के सुन लेना। सर स्टैंड स्टील एग्रीमेंट की 4 रियासतें सुन मर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर और लास्ट गढ़ ही गढ़ वागड़ की डूंगरपुर। नहीं जानना है? देखो अब स्टूडेंट, मेवाड़ का प्राचीन नाम जो था याद रखिएगा, वो था सीवी जनपद। बोलो क्या नाम था? अरे बोलो, हाँ जी, सीवी जनपद। और इस सीवी जनपद की धानी ही धानी, बोलो, राजधानी जो थी वो थी मध्यमिका। कौन सी मिका? और मध्यमिका का वर्तमान नाम है नगरी। क्या नाम है? और नगरी जो है वो है तोड़ ही तोड़, चित्तौड़ में है। ओके, ध्यान रखें इस बात को। इस सीवी जनपद में याद रखना कौन सी जाति के? मेर जाति के व्यक्तियों की संख्या अधिक होने के कारण
इसका नाम बताओ कौन सा पाठ पड़ा? मेद पाठ, ऑब्लिक करके सभी लिखा देता हूं यहां पर। व्याघ्रवाट, प्रागवाट तथा बाद में बताओ क्या पड़ा? मेवाड़ पड़ा। ओके, ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां पर मैंने बता भी दिया कि मेवाड़ नाम कैसे पड़ा, इसका प्राचीन नाम क्या था। ओके, अब सुनो नेक्स्ट, अगला पॉइंट, इस रियासत पर या मेवाड़ पर गुहिल वंश के राजाओं ने शासन किया। गुहिल वंश के राजाओं को इतिहास में हिंदुआ सूरज कहा गया। लिख लो जल्दी से, ये सामान्य जानकारी हो गई किसकी? लिखो जल्दी से। मेद पाठ, व्याघ्रवाट और प्रागवाट, याद रखिएगा ये नाम जो है, राजधानी मध्यमिका जिसको वर्तमान में नगरी चित्तौड़गढ़ कहते हैं, उसके बाद लिखा हुआ है मेर जाति के व्यक्तियों की संख्या अधिक होने के कारण इसका नाम मेदपाट, व्याघ्रवाट, प्रागवाट तथा बाद में मेवाड़ पड़ा। लिख लो जल्दी से। मेवाड़ पर गुहिल वंश के राजाओं ने शासन किया। गुहिल वंश के राजाओं को इतिहास में कौन सा सूरज कहा गया? हिंदुआ सूरज कहा गया। हिंदुआ सूरज कहा गया। शाकंभरी माता और आशापुरा माता दोनों ऑप्शंस में याद में रखोगे। जब ऑप्शंस में दोनों हो तब आप प्रायोरिटी पहले आशापुरा को ही दोगे, और जब आशापुरा नहीं हो तब ऑप्शंस में क्या संभालोगे? शाकंभरी। ओके, क्योंकि सांबर से शासन प्रारंभ किया तो सांबर में ही चौहानों की मूल जो देवी थी शाकंभरी थी। ध्यान रखें इस बात को। हाँ,
क्या बात है, शांतिलाल जी ने पहली बार कोई अच्छी बात कही है। लिख लिया? लिखो, जल्दी से लिखो। क्यों बताऊं महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। आप जो सजा दोगे वो मंजूर। आज क्या है रे? आज 2 दिन है, एक तो शीतलाष्टमी और एक अप्रैल फूल। कोई बना आज अप्रैल फूल? ईमानदारी का परिचय देते हुए बताओगे। आज मैं पता नहीं कैसे फंस गया, मुझे भयंकर अप्रैल फूल बना दिया गया। क्या करें, बड़ा भयंकर अप्रैल फूल बनाया। क्यों हर बात तुम्हें बताना जरूरी है? कुछ हमारी भी पर्सनल लाइफ है। हाँ, कौन सेनापति हो? तो सेनापति हो तो सेनापति बन के रहो। समझ में आया ना? फिर समझौता करना महंगा पड़ जाएगा। समझौता करोगे तो दोगे क्या? खुद पीतर हो। समझ में आया ना? आवाज नहीं? हाँ, भाई रोने लग गया। ये देख, मेद पाठ, कौन सा पाठ? प्रागवाट और व्याघ्रवाट, शेरों का क्षेत्र। व्याघ्र का मतलब व्याघ्र चित्ता, शेरों का क्षेत्र होने के कारण इसको व्याघ्रवाट भी कहा गया। लिख लो जल्दी से। अच्छा, मैंने ये लिख दिया, ये लो। अच्छा, तू भी मैसेज भेज रहा अप्रैल फूल का? तो बना दिया। हाँ, लिख लिया स्टूडेंट? सभी ने लिख लिया? चलो अब बोर्ड पर देखो। अब देखते हैं स्टूडेंट, उत्पत्ति। कौन सा पति? हाँ, उत्पत्ति। देखिए अच्छे से उत्पत्ति। उत्पत्ति हम सबसे पहले लेते हैं स्टूडेंट किसके अनुसार? अरे बोलो, विद्वानों के अनुसार। और विद्वानों के अनुसार में सबसे पहले मत लेते हैं अब्बुल फजल का। बोलो कौन सा फजल? इस अब्बुल फजल के मत में तुम्हें सिर्फ कितने शब्द याद रखने हैं? 3 शब्द। कितने? और ये 3 शब्द कौन से हैं? अच्छे से देखो। अब्बुल फजल ने उत्पत्ति किससे बताई? अब्बुल फजल ने कहा कि गुहिल वंश की उत्पत्ति किससे हुई? मैं बताता हूं। क्या बताओ? तो इसने कहा जगत ही कौन सी? बोलो। ईरान का शासक था कौन सा शेखा? नो शेखा आदिल शाह। कौन सा शाह? अरे बोलो। हाँ, नो शेखा आदिल शाह जो था ये छोड़कर आ गया क्या? और आकर रहने लगा वाड़ ही वाड़। और मेवाड़ में आदिल शाह के वंशजों ने क्या किया? शासन। क्या किया? शासन। ये मत किसका है? तो आपको शब्द याद रखना है। एक तो विद्वान का नाम बोलो,
जगह कौन सी, शासक कौन है, बोलो। आदिल शाह के वंशजों से उत्पत्ति बताई, कौन से वंश की रे? तो देख लो, अब्बुल फजल, ईरान, आदिल शाह और किस वंश की उत्पत्ति? ये जब वर्णन करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, याद। वापस सुनो, विद्वान कौन, बोलो। जगह कौन सी, शासक कौन? आदिल शाह के वंशजों से उत्पत्ति बताई, किस वंश की? तो देखो शब्द चार ही हो रहे हैं, सिर्फ हमें उसको बाद में करना क्या है, एक्सप्लेन। वापस बोलो, विद्वान, बोलो। जगह, शासक, बोलो। और उत्पत्ति बताई किस वंश की? ओके, ये मत हो गया, बोलो किसका? उसके बाद विद्वान आए गौरी शंकर ओझा। कौन सी जा? गौरी शंकर। गौरी शंकर ओझा को पूछा गया कि तुम बताओ उत्पत्ति किससे हुई, तो इन्होंने कहा गुहिल वंश की उत्पत्ति अगर मुझसे पूछते हो तो ये हुई कौन से वंशी से, बोलो। तो बताओ इनके भी कितने शब्द हो रहे हैं? अरे 3 कमीनो। एक विद्वान कौन याद रखेगा, बोलो। शब्द कितने? विद्वान का नाम, अरे बोलो मरो। किसकी उत्पत्ति बताई, किससे बताई? बस ये हो गए विद्वान कौन। हाँ, उसके बाद गोपीनाथ शर्मा। कौन सा नाथ? गोपीनाथ शर्मा। और गोपीनाथ शर्मा ने कहा कि एक जगह है, क्या है? उस जगह का नाम है क्या, बोलो। आनंद। कहाँ बताई? और आनंद में रहते थे, जल्दी से बताओ कौन? इन्हीं ब्राह्मणों से वंश चला, कौन सा? तो बताओ, गुहिल वंश को ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताने वाला विद्वान कौन? जल्दी से बताओ, कितने शब्द हो रहे हैं? 3। अरे कमीनो, गुहिल तो कॉमन है। शब्द कितने हो रहे हैं? मैंने बोला ना, जब तुम बोलोगे 4 तो मैं कहूंगा, जब तुम कहोगे 3 तो मैं कहूंगा कितने शब्द है? 4। मैं तुम्हारा समर्थन कभी भी नहीं करूंगा। चलो रिपीट करो, विद्वान कौन, जगह कौन सी, कहाँ है, आनंद में रहते कौन, इन्हीं ब्राह्मणों से कौन सा वंश चला? ये बात किसने कही? गोपीनाथ शर्मा का ही दोस्त था भंडारकर। कौन सा कर? इस भंडारकर को पूछा कि तू बता उत्पत्ति किससे हुई, तो इसने कहा बाप कसम सही कह रहा है। कौन? गोपीनाथ शर्मा। मतलब ब्राह्मणों से, आनंद के ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताने वाले विद्वान कितने हो गए? एक तो हो गया गोपीनाथ शर्मा और एक हो गया D.R. भंडारकर। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना, लिखो वीर। लिखो जल्दी से, हेडिंग डालो उत्पत्ति। कौन सा पति? उत्पत्ति। और उत्पत्ति में लिखो नंबर फर्स्ट पॉइंट, नंबर फर्स्ट पॉइंट लिखो स्टूडेंट। सर की आवाज नहीं आ रही है, अटक गई क्लास। तो अटक गई तो आप धक्का दो। लिखो गुहिल वंश की उत्पत्ति में फर्स्ट पॉइंट लिखो विद्वानों के अनुसार। अप्रैल फुल आवाज। लिखो जल्दी से। तो मैंने भी इनको कहा ना धक्का दो, अटक गई तो। हाँ लिखो जल्दी से, विद्वानों के अनुसार। और विद्वानों के अनुसार में सबसे पहले लिखो अब्बुल फजल ने गुहिल वंश की उत्पत्ति, अब्बुल फजल ने गुहिल वंश की उत्पत्ति
गुहिल वंश की उत्पत्ति। ईरान के नौसेखा, ईरान के नौसेखा आदिल शाह के वंशजों से बताई। ईरान के नौसेखा आदिल शाह के वंशजों से बताई। ईरान के नौसेखा आदिल शाह के वंशजों से बताई। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो। अगला विद्वान गौरी शंकर ओझा। गौरी शंकर ओझा। लिखो। गौरी शंकर ओझा ने गुहिल वंश की उत्पत्ति, गौरी शंकर ओझा ने गुहिल वंश की उत्पत्ति, गुहिल वंश की उत्पत्ति सूर्यवंशी मत से बताई। सूर्यवंशी मत से बताई। सूर्यवंशी मत से बताई। लिख लिया। ओके, आगे लिखो। गोपीनाथ शर्मा व D.R. भंडारकर ने, गोपीनाथ शर्मा व D.R. भंडारकर ने D.R. भंडारकर ने गुहिल वंश की उत्पत्ति, गुहिल वंश की उत्पत्ति आनंद के ब्राह्मण वंशी मत से बताई। आनंद के ब्राह्मण वंशी मत से बताई। लिख लिया। अरे लिख लिया, अरे लिख लिया ना। ओके स्टूडेंट, पिछला वाला पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।